हेलो बच्चों, सेल डिवीजन और सेल साइकिल के इस चैप्टर में हम लोगों ने बच्चों खत्म कर लिया है इंटरफेज अपना। और इंटरफेज में मैंने आपको बताया है कि G1 फेज में क्या होता है बच्चों, उसके बाद S फेज में क्या होता है, उसके बाद G2 फेज में कौन कौन सी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब हमें आगे पढ़ना है एक्चुअल डिवीजन, जो कि M फेज है। जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है कि M फेज में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बच्चों कैरियोकाइनेसिस भी होगा, प्लस बच्चों साइटोकाइनेसिस भी होगा। तो इस बात को आप याद रखिएगा। अब हम मूव करते हैं एम फेज की ओर। अगर एम फेज की बात करें बच्चों, तो सेल साइकिल का ये सबसे ड्रामेटिक पीरियड है, यानी सबसे ज्यादा ड्रामा आपको यही दिखेगा। इसमें बच्चों इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होता है वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल। आपको बच्चों दिखेगा कि यहाँ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, कुछ चीजें बहुत तेजी से बदल रही होंगी, कुछ बन रही होंगी, मॉडिफाइड हो रही होंगी। ये सारा कुछ आपको आभासी रूप में दिखेगा, वर्चुअली लिखा हुआ है बच्चों। Hence the number of chromosome in the parent and progeny cell is the same। अब आप जानते हैं बच्चों माइटोसिस को पढ़ करके कि पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम होते हैं बच्चों, ये पेरेंट सेल का न्यूक्लियस है। अगर यहाँ पर 46 क्रोमोसोम है बच्चों, तो इससे बनने वाली डॉटर सेल में भी यहाँ पर 46 क्रोमोसोम ही होंगे। तो यहाँ आप जानते हैं बच्चों कि क्रोमोसोम सेम होते हैं, इसलिए बच्चों हम लोग एम फेज को ये बोल देते हैं सर इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ हम बोलते हैं बच्चों माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन, इसे भी याद रखिए। तो फॉर कन्वीनियंस हमने अपनी सुविधा के लिए माइटोसिस को बच्चों डिवाइड कर दिया है 4 स्टेजेस में, और ये 4 स्टेजेस इसके न्यूक्लियर डिवीजन को शो करती हैं। न्यूक्लियर डिवीजन को हम लोग बोलते हैं बच्चों कैरियोकाइनेसिस। अब ये वेरी एसेंशियल है अंडरस्टैंड करना कि सेल डिवीजन एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है बच्चों। प्रोग्रेसिव का मतलब लगातार चेंज होने वाली, लगातार एक के बाद एक हायर स्टेजेस में आते चले जाते हैं, और इसमें आप प्रोग्रेसिवली चेंज देखते हैं। तो सेल डिवीजन एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, और इसमें वेरी क्लियर कट लाइन आप नहीं ड्रॉ कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि बस यहीं तक प्रोफेज है या यहीं तक मेटाफेज है। हालांकि कुछ चीजें हैं जिनको साइंटिस्ट ने बता करके हमें कैरेक्टराइज करने की कोशिश की है कि आप पहचान सकते हैं इस स्टेज में अगर ऐसा चल रहा है। कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व करती हैं बच्चों 4 स्टेजेस। पहली स्टेजेस का नाम बच्चों प्रोफेज है, दूसरी स्टेज का नाम बच्चों मेटाफेज है, तीसरी स्टेज का नाम बच्चों एनाफेज है, और चौथी स्टेज का नाम बच्चों टीलोफेज है। अगर आपका ये क्रम बिगड़ता है, ऑर्डर खराब होता है, तो इसके लिए याद कर लीजिए पीएम हमारी आंटी है, पीएम आंटी, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक। पीएम आंटी से आप याद कर सकते हैं। चलिए अब हम बिना देरी किए मूव करते हैं प्रोफेज पे। प्रोफेज स्टेज क्या है और उसमें क्या हमें पढ़ना है, एनसीईआरटी क्या बताती है। प्रोफेज के बारे में देखिए बच्चों। प्रोफेज अब जैसा नाम से ही है, प्रो का मतलब सबसे पहले जो स्टेज आएगी कैरियोकाइनेसिस में, फेज का मतलब है स्टेज। प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस। तो अपने आप में क्वेश्चन हो गया कि कौन सी स्टेज कैरियोकाइनेसिस की पहली स्टेज होती है, तो आप बोलेंगे बच्चों प्रोफेज। अब प्रोफेज किसके बाद आ रही है जरा ये देखेंगे बच्चों। तो प्रोफेज आ रहा है बच्चों G2 फेज के बाद। लिखिए, लिखता है कि फॉलोज द S फेज एंड द G2 फेज ऑफ इंटरफेज। तो यहाँ पर सेल साइकिल हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लें, समझ में आ जाएगा बच्चों। यहाँ G1 था, यहाँ S था, और यहाँ पर बच्चों G2 था, ठीक है। अब उसके बाद M फेज स्टार्ट हो रहा है, M में भी प्रोफेज ये है। तो देखिए किस प्रोफेज ने किसको फॉलो किया है, पहले एस फेज आया, एस फेज के बाद बच्चों G2 फेज आया, और अब आ रहा है बच्चों प्रोफेज। क्लियर। इन द एस एंड G2 फेज में आपने क्या देखा है, एस एंड G2 फेज में आपने देखा है कुछ नई चीजें बनते हैं। जैसे आपने नया डीएनए मॉलिक्यूल बनाया है, उसका डेप्लीकेशन या रेप्लीकेशन किया है। फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवेंड। तो जो एस एंड G2 फेज में न्यू डीएनए मॉलिक्यूल बना था बच्चों, बन तो गया था। अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, वहां पर अमाउंट ऑफ डीएनए डबल तो हो गया, लेकिन अभी ये इंटरटैंगल्ड है, आपस में इस तरीके से उलझा हुआ है। यहाँ आप बहुत क्लियर कट नहीं बोल सकते कि क्रोमोसोम हमें अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। प्रोफेज मार्क बाय द, तो प्रोफेज को हम लोग कैसे मार्क करेंगे कि प्रोफेज का इनिशिएशन हो चुका है। यहाँ पर आपको बच्चों यही जो उलझा हुआ डीएनए है ना, क्रोमेटिन मटेरियल जिसको कह रहे हो, इसका कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। इस क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। इसको इस तरीके समझिए कि कैसे जैसे किसी खाली कमरे में हम लोगों ने बहुत सारा ऊन इस तरीके से खोल करके रख दिया हो, ठीक है।
इस तरीके से ऊन खोल करके रख दिया है। अब एक कोई व्यक्ति आता है और इस ऊन को सुलझा करके इसकी गुल्लियां इस तरीके से बनाना शुरू कर देता है। ठीक, छोटी 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 गुल्लियां बना देता है। तो इन्हीं को आगे चल के हम लोग बोलेंगे बच्चों क्रोमोसोम, जो कि अपीयर हो जाएंगे हम लोगों को मेटाफेज स्टेट में। क्लियर है? चलिए, क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटेंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन। यहाँ पर क्या किया जाता है बच्चों, जब हम लोग इसका कंडेंसेशन करते हैं, जो उलझा हुआ क्रोमैटिन मटेरियल है इसको हम सुलझा लेते हैं, और सुलझाने को कहते हैं बच्चों अनटेंगल्ड। ठीक है, टेंगल्ड था पहले, अब हम लोग इसको कैसा कर रहे हैं, अनटेंगल्ड कर रहे हैं, इसको सुलझा रहे हैं। सुलझा करके ऐसे छोटी छोटी गुलियां बना लेंगे जिसको क्रोमोसोम बोलेंगे। द सेंट्रोसोम which had undergone duplication during S phase of interphase now begins to move toward opposite pole to the cell। ये लास्ट लेक्चर पे भी हम लोगों ने बच्चों डिस्कशन किया था कि अगर हमारी सेल होती है और सेंट्रियोल बच्चों इस तरीके से डुप्लीकेट हो गए थे, इन्होंने भी अपना नंबर डबल कर लिया था, तो एक सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे जाएगा और ये वाला सेंट्रियोल बच्चों अपोजिट पोल पे जाएगा। ये दोनों मूव करने लगेंगे अपोजिट पोल पे। तो ये बच्चों प्रोफेज की ही घटना है। तो यानी प्रोफेज में आपने क्या देखा है, कंडेंसेशन होते हुए देखा है क्रोमेटिन का, जिससे आगे चल के क्रोमोसोम बनने वाला है, और सेंट्रोसोम जो कि डुप्लीकेट हो गया था अब अपोजिट पोल पे जाने लगेगा। नाउ जैसे ही प्रोफेज कंप्लीट होगा तो यहाँ पर कुछ फॉलोइंग स्टेजेस को आप मार्क कर सकते हैं जो कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स कहलाते हैं। जैसे क्रोमोसोमल मटेरियल यहाँ पे कंडेंस होना शुरुआत हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाएगा माइटोटिक क्रोमोसोम्स बनाने के लिए। क्रोमोसोम सीन होते हैं कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमैटिड अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। ध्यानपूर्वक देखिए, ये सेंट्रोमियर है, यहाँ पर बच्चों ये एक क्रोमैटिड लगी हुई है और ये बच्चों दूसरी क्रोमैटिड लगी हुई है। इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको अपीयर हो जाएगा बच्चों, ये कहलाएगा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम यहाँ पे सेंट्रोमियर के साथ अपीयर होगा क्रोमैटिड के साथ, ये आपकी बच्चों सिस्टर क्रोमैटिड कहलाएंगी। ठीक है, दीज आर द सिस्टर क्रोमैटिड। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, आपको याद होने चाहिए बच्चों। नेक्स्ट, सेंट्रोसोम which had undergone duplication during interphase began to move toward opposite pole। अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। Each centrosome radiates out microtubule called esters। The two esters together with spindle fiber forms mitotic apparatus। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या बोला जा रहा है कि प्रत्येक सेंट्रोसोम रेडिएट करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स को। तो ये बच्चों जब यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलेंगे बच्चों, रेडिएट करेगा माइक्रोट्यूब्यूल्स, और इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम लोग बोलेंगे बच्चों एस्टर्स। क्या बोलेंगे? एस्टर्स बोलेंगे। टू एस्टर्स टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर। यहाँ पर बच्चों ये दो एस्टर्स जो हैं स्पिंडल फाइबर के साथ मिलकर के क्या कहलाएंगे? स्पिंडल फाइबर के साथ आपके अटैच होकर के कहलाएंगे माइटोटिक एपरेटस। अभी मैं डायग्राम में भी आपको शो कर दूंगा, आपके जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है वहां पर माइटोटिक एपरेटस बनाया गया है। चलिए अब हम चलते हैं अगले पेज पे। टूवर्ड्स अपोजिट पोल ये जाने लगता है, तो यहाँ हम लोगों ने देखा बच्चों सेंट्रोसोम विच हैज अंडरगॉन डुप्लीकेशन। देन बच्चों सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज की बात करें, जब हम इसे अंडर माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें पर यहाँ पर कोई भी सेल ऑर्गेनील नहीं दिखता बच्चों। इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कोई भी आपको मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवलप कुछ भी नहीं दिखता। ये बच्चों सबके सब डिसअपियर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? यहाँ पर ये डिसअपियर हो जाएंगे बच्चों। क्लियर है? तो देखिए अर्ली प्रोफेज में आपको दिख रहा है ये आपकी क्या है बच्चों सेल के अंदर, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बच्चों आपको डिसअपियर होते हुए दिखेगी। तो हो सकता है कभी ये डायग्राम देकर के ये स्टेज का नाम छुपा लेगा, स्टेज का नाम छुपा लेगा और ऑप्शन में दे देगा ये बताइए कि स्टेज कौन सी है, तो आप बता देंगे कि यहाँ ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाली स्टेज है जिसमें डिसअपियर हो रहा है, तो ये अर्ली प्रोफेज है। और बच्चों यहाँ देखिए बात, ये जो अनटेंगल्ड क्रोमोसोम था पहले बहुत सारा इस तरीके से उलझा पड़ा हुआ था, अब उलझा हुआ पड़ा था टेंगल्ड क्रोमोसोम, अब अनटेंगल्ड हो रहा है, धीरे धीरे ये जाकर के सुलझ रहा है, खुल रहा है। ठीक है, इस तरीके से इसमें स्ट्रक्चर अब बनने वाले हैं। इस तरीके आपको क्रोमोसोम यहाँ पर दिख जाएंगे आगे चल करके। ठीक, तो ये हुआ अर्ली प्रोफेज। अर्ली, और देखिए यहाँ पर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स बच्चों,
सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ नहीं है, ठीक है, ये डिसअपियर हो चुके हैं। तो ये कैरेक्टर आपको प्रोफेज से रिलेटेड है बच्चों, ये याद करने चाहिए। नेक्स्ट मेटाफेज स्टेज आती है, जो कि एम फेज की सेकेंड स्टेज है। द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द स्टेट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। तो माइटोसिस के एम फेज की शुरुआत वहां से होती है जब आपका न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीटली बच्चों डिसअपियर हो जाता है। जैसे ही ये कंप्लीटली डिसअपियर होता है, आप कह सकते हैं कि हम आ गए हैं मेटाफेज में। हेंस अब होगा क्या बच्चों, क्रोमोसोम आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अब आप सोचिए बच्चों, ये वाली जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कंप्लीटली जब डिसअपियर हो जाएगी तो होगा क्या, ये जो क्रोमोसोम यहाँ पर पड़े हुए हैं ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे बच्चों, क्योंकि बाहर की ओर तो साइटोप्लाज्म था ना, तो ये साइटोप्लाज्म में कंप्लीटली आ जाएंगे। बाय दिस स्टेज यहाँ पर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट हो जाता है, और जब ये कंडेंसेशन आपको कंप्लीट हो जाएगा तो आप इनको क्लियरली माइक्रोस्कोप के द्वारा बच्चों देख सकते हो, पहचान सकते हो। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो स्टेज है इसमें हम बच्चों क्रोमोसोम की मार्फोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे पूछा जाएगा इन विच स्टेज यू कैन इजिली सी द क्रोमोसोम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो आंसर आपका बन जाएगा बच्चों मेटाफेज। मेटाफेज में क्योंकि कंडेंस हो जाते हैं बहुत ज्यादा क्रोमोसोम, तो आपको क्लियरली विजिबल हो जाएंगे। ये देखिए मेटाफेज स्टेज ही है। हम बात करते हैं एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम यहाँ पर कैसे दिखते हैं, आपको दो सिस्टर क्रोमेटिड के साथ दिखते हैं। देखिए एक सेंट्रोमियर हो गया, यहाँ पर एक ऐसे क्रोमेटिड हो गई, और यहाँ पर ये एक ऐसे क्रोमेटिड हो गई। ये बच्चों आपस में कहलाती हैं सिस्टर क्रोमेटिड। क्लियर, ये दोनों की दोनों बच्चों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड दिखलाती हैं। तो हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर। अब देखिए यहाँ पे ये सिस्टर क्रोमेटिड और ये सिस्टर क्रोमेटिड कहाँ हेल्ड है, ये आपका सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर पर ही ये एक दूसरे के साथ लगी रहती है। यहाँ एक स्ट्रक्चर उसको और दिखता है, उसको मैं कलर चेंज करके बना रहा हूँ। आप देखिए यहाँ इस तरीके से यहाँ डिस्क शेप का स्ट्रक्चर नजर आएगा, इसके किनारे पे डिस्क शेप का जो स्ट्रक्चर नजर आएगा इसे बोलते हैं बच्चों हम लोग काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं, ये डिस्क शेप का स्ट्रक्चर है, काइनेटोकोर कहलाता है, और यहीं पर आकर के स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे बच्चों। ये स्पिंडल फाइबर के अटैचमेंट का प्लेस है। क्लियर, चलिए फिर से हम कलर चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं सेंटेंस में। ए स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर ऑल कॉल्ड द काइनेटोकोर। क्लियर, यहाँ पे देखिए सेंट्रोमियर के सरफेस के पास स्ट्रक्चर डिस्क शेप लगा हुआ है, उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों काइनेटोकोर। दीज स्ट्रक्चर सर्व करते हैं साइट ऑफ अटैचमेंट की तरह फॉर द स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर formed by the spindle fiber to the chromosome that are moved into the position at the center of the cell। तो जो आपको मियोटिक apparatus बना था वहीं से बच्चों स्पिंडल फाइबर अटैच हुए थे। स्पिंडल फाइबर आ करके अब काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे। Hence the metaphase is characterized by the all the chromosome coming to lie at the equator with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fiber from one pole and its sister chromatid connected by its kinetochore to spindle fiber from the opposite pole। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है बच्चों, देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिए। ये आपका बच्चों माइटोटिक एपरेटस है, ठीक है, इसी डायग्राम में मैं आपको बता ले जाऊंगा। ये माइटोटिक एपरेटस है, माइटोटिक एपरेटस से ये निकल रहे हैं आपको पतले पतले स्पिंडल फाइबर, और ये जो बीच में प्लेट है इस तरीके की, इस प्लेट को हम लोग नाम देते हैं इक्वेटोरियल प्लेट या बोलते हैं इक्वेटर बच्चों। बाद में इसको हम लोग मेटाफेजिक प्लेट भी नाम दे देते हैं, मेटाफेज प्लेट नाम देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेटाफेज में ही अपीयर होती है। अब इस मेटाफेजिक प्लेट में बच्चों देखिए क्रोमोसोम अपीयर हो चुके हैं। अगर इन क्रोमोसोम की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये और ये दोनों आपस में क्या है बच्चों, ये दोनों आपस में है सिस्टर क्रोमेटिड। ऐसे ही यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर दो सिस्टर क्रोमेटिड हेल्ड है सेंट्रोमियर के द्वारा, यहाँ भी बच्चों दो सिस्टर क्रोमेटिड हेल्ड है। अब देखिए इस साइड में देखिए ये जो स्पिंडल फाइबर आया है एक तरफ की सिस्टर क्रोमेटिड से अटैच्ड है, ठीक है, एक साइड में, और इधर से जो स्पिंडल फाइबर आया है वो अटैच है बच्चों दूसरी ओर की सिस्टर क्रोमेटिड से। ऐसे ही हर क्रोमोसोम के साथ होगा, अपोजिट पोल के पास से आया हुआ स्पिंडल फाइबर एक सिस्टर क्रोमेटिड से अटैच होगा
और दूसरे पोल से आया हुआ स्पिंडल फाइबर दूसरे सिस्टर क्रोमेटिड से अटैच होगा विद द हेल्प ऑफ इट्स रिस्पेक्टिव काइनेटोकोर। यहाँ जो बच्चों काइनेटोकोर लगे हैं उनसे अटैचमेंट इनका हो रहा है। यहाँ काइनेटोकोर जो अटैच हो रहे हैं उन्हीं से इनका अटैचमेंट हो रहा है। ये आप बात याद रखेंगे कि रिस्पेक्टिव काइनेटोकोर के साथ अपोजिट पोल का अटैचमेंट हो जाता है। तो ये वाला सेंटेंस आपको कंप्लीट हो गया। नाउ plane of alignment of the chromosome at metaphase is referred to as metaphasic plate बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट है, जिस प्लेन में क्रोमोसोम यहाँ पर अरेंज होते हैं उस प्लेन को ही हम लोग बोल देते हैं बच्चों मेटाफेजिक प्लेट। ये मेटाफेज प्लेट है, ये एक प्लेन है जिसमें क्रोमोसोम रह रहे हैं बच्चों। अब की फीचर की बात कर लेते हैं मेटाफेज में कि क्या देखने को मिले हैं। तो हमें की फीचर क्या देखने को मिला कि स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं, जो कि अपोजिट पोल से आकर के अपने रिस्पेक्टिव काइनेटोकोर से अटैच हुए हैं। क्रोमोसोम की बात करें तो ये मूव हो गए हैं स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग मेटाफेज बच्चों। ये इक्वेटर की ओर आ जाते हैं, मतलब बीच की प्लेट में आ जाते हैं और मेटाफेजिक प्लेट पे अटैच अरेंज हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर के साथ, अपोजिट पोल के साथ अटैच भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका खत्म होता है बच्चों मेटाफेजिक प्लेट, मेटाफेज के बारे में स्टेज। अब अगली स्टेज आती है एनाफेज। एनाफेज में देखते हैं क्या हो रहा होता है बच्चों। एनाफेज एक ऐसी स्टेज है जिसमें बच्चों आपके क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग होगी। ये जरूर याद रखिए क्योंकि आगे चल के जब मियोसिस पढ़ेंगे तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। मियोसिस में आपको पार्ट 3 में पढ़ाऊंगा, तब तक के लिए पहले आप एनाफेज को देखिए। एनाफेज में आप देखिए तो एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज ईच क्रोमोसोम अरेंज एट द मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट साइमल्टेनियसली and the two daughter chromatid now referred to as daughter chromosome of the future daughter nuclei। इस सेंटेंस को समझिए बच्चों। यहाँ पर देखिए सेंट्रोमियर में बना रहा हूँ इस तरीके से, ही एक सिस्टर क्रोमेटिड है, ये बच्चों दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड है। यहाँ मैंने लगा दिया स्पिंडल फाइबर और ये स्पिंडल फाइबर। नाउ आई ड्रॉ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर बच्चों ये प्रयास करेगा इसको इधर की ओर खींचने की, और ये वाला स्पिंडल फाइबर बच्चों इधर की ओर इसको खींचेगा। जब खींचेंगे यहाँ पे तो फोर्स लगेगा, फोर्स लगने की वजह से बच्चों ये क्रोमोसोम इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा। तो जब ये सिस्टर क्रोमेटिड बच्चों स्प्लिट हो जाएंगी तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें नजर आएगा। देखिए बच्चों, तो ये सिस्टर क्रोमेटिड अब सेपरेट हो गई। यही आगे चल के बच्चों फ्यूचर के क्रोमोसोम हैं, आगे के न्यूक्लियाई के लिए, फ्यूचर के न्यूक्लियाई के लिए फ्यूचर के क्रोमोसोम बच्चों बनेंगे। तो स्प्लिटिंग यहाँ हो जाती है कुछ इस तरीके से, ये आपको समझाया गया है। नेक्स्ट, बिगिन देयर माइग्रेशन टुवर्ड द अपोजिट पोल। और ये बच्चों किधर जाएंगे, अब ये वाला सिस्टर क्रोमेटिड अपने पोल की ओर जाएगा और ये वाली जो सिस्टर क्रोमेटिड है सेंट्रोमियर के साथ अपने अपोजिट पोल की ओर जाएंगे। As each chromosome move away from the equatorial plate, जैसा आप जानते हैं कि क्रोमोसोम, प्रत्येक क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट की ओर से भागेगा दूर, तो सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड द पोल। ये इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ सेंट्रोमियर बच्चों इसका किधर है, प्लेट की ओर है, मेटाफिजिक प्लेट की ओर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर ये जो सेंट्रोमियर है किधर है बच्चों, पोल की ओर है, क्योंकि पोल की ओर ही जा रहा है। इसका भी सेंट्रोमियर किधर डायरेक्टेड है, पोल की ओर। लेकिन आर्म्स जरा देखिए, आर्म्स किधर है बच्चों, मेटाफेजिक प्लेट की ओर। आर्म्स इसकी भी देखिए किधर है, मेटाफेजिक प्लेट की ओर है। तो ये याद रखिएगा कि जब एनाफेज में स्प्लिटिंग होकर के क्रोमेटिड्स या क्रोमोसोम जा रहे होते हैं तो उनका सेंट्रोमियर तो पोल की ओर डायरेक्टेड होता है, लेकिन उसकी आर्म्स मेटाफेजिक प्लेट की ओर होती है। ऐसा ही दूसरे क्रोमोसोम के लिए भी ये सच है। एंड हेंस एट द लीडिंग एज बच्चों, यहाँ एक लीडिंग एज बनता है विद द आर्म ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड, ठीक है, आर्म्स पीछे रहती हैं, वो मेटाफेजिक प्लेट की ओर दिखती हैं। नेक्स्ट, थर्स अगर हम देखें तो एनाफेज स्टेज कैरेक्टराइज होती है बच्चों फॉलोइंग द की इवेंट्स। अब यहाँ की इवेंट्स क्या हुए हैं कि सेंट्रोमियर बच्चों स्प्लिट हो गया है, ये जो सेंट्रोमियर था इस तरीके से अब ये स्प्लिट हो गया है ना। ये देखिए सेंट्रोमियर को हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया पूरी तरीके से, ये डिवाइड हो गया है। तो यहाँ पर क्रोमेटिड भी अलग हो गई। उसके बाद क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल, और क्रोमेटिड कहाँ जाने लगी बच्चों, अपोजिट पोल की ओर जाने लगी। देखिए आप लोग ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे आपको जब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये मेटाफिजिक प्लेट थी, मेटाफिजिक प्लेट से देखिए
सेंट्रोमियर पोल की ओर है और क्रोमेटिड जो है अवे है, ट्रेलिंग बिहाइंड है। यहाँ पर भी देखिए ये जो सेंट्रोमियर है पोल की ओर है और आर्म्स बच्चों देखिए ट्रेलिंग बिहाइंड है। क्लियर? चलिए अब हम टीलोफेज करते हैं। टीलोफेज में अब टीलोफेज पढ़ना हमारे लिए बहुत आसान है। प्रोफेज का उल्टा, इट इज अपोजिट टू प्रोफेज। अब अपोजिट टू प्रोफेज है, इसका मतलब क्या हुआ, जहां जहां वहां पर डिसअपियर हो रहा था वहां वहां यहाँ टीलोफेज में सब रीअपियर हो जाएगा। जैसे ये देख रहे थे आप कि न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन थी वो डिसअपियर हो रही थी, तो यहाँ पर रीअपियर हो जाएगा। सेल ऑर्गेनेल्स वहां पे डिसअपियर हो रहे थे, यहाँ पे रीअपियर हो जाएंगे। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस की बात करें, दैट इज टीलोफेज, क्रोमोसोम दैट हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल्स डीकंडेंस होना शुरू हो जाएंगे बच्चों। पहुंचते ही क्या हो जाएंगे, डीकंडेंस होंगे और अपनी इंडिविजुअल पहचान को खो देंगे। द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन। अब आप यहाँ पर क्रोमोसोम को उनकी पहचान के रूप में नहीं जान पाएंगे, मतलब अब फिर से क्रोमोसोम क्रोमैटिन बनने जा रहा है। देखिए लिखा हुआ ईच सेट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल टेंड्स टू कलेक्ट एट द ईच ऑफ टू पोल्स। यहाँ पर देखिए टीलोफेज में क्या हुआ है, आप कोई भी क्रोमोसोम देख नहीं पा रहे हैं। ये जो कुछ भी यहाँ अंदर मौजूद है वो सबका सब बच्चों क्रोमोसोम से क्रोमैटिन बन चुका है। क्रोमोसोम ने अपनी पहचान खो दी है। तो यहाँ पे कुछ की फीचर दिखेंगे। की इवेंट क्या है कि क्रोमोसोम ने क्लस्टर बना लिया है अपोजिट स्पिंडल पोल पे जाकर के और अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिया है। न्यूक्लियर एनवेलप बच्चों डेवलप हो गया। ये देखिए न्यूक्लियर एनवेलप, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, डेवलप हो चुकी है यहाँ भी बच्चों और इधर भी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप हो चुकी है एट ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई। ये दोनों आपस में बच्चों डॉटर न्यूक्लियाई कहलाएंगे। और न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रिफॉर्म हो गया। यहाँ स्ट्रक्चर में नहीं बना तो आप स्ट्रक्चर ड्रा कर लीजिए। मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गया है और यहीं पर नीचे की ओर गोल्जी बॉडी भी बन गई। इसी तरह यहाँ भी बच्चों ड्रा कर लीजिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है। इस तरीके से सब ड्रा हो जाएंगे। क्लियर? चलिए कुल मिलाकर के हमने सेल के अंदर न्यूक्लियस के डिवीजन को खत्म कर लिया। अब हमें पढ़ना है कि सेल डिवाइड कैसे करती है, सेल दो भागों में कैसे डिवाइड होगी। तो हमें पढ़ना है बच्चों साइटोकाइनेसिस। ठीक, माइटोसिस accomplishes not only the segregation of duplicated chromosome into daughter nuclei, that is karyokinesis, but the cell itself is divided into two daughter cell by the separation of cytoplasm called cytokinesis. माइटोसिस केवल ये नहीं करती है कि वो जो क्रोमेटिन था उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, दो न्यूक्लियस बना दिया, लेकिन ये साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड करके दो सेल बच्चों फॉर्मेशन कर देती है, ऐसा सेंटेंस में बोला जाता है। एनिमल सेल की बात करें, दिस इज अचीव्ड बाय, अगर हम साइटोप्लाज्म का बंटवारा करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ फरो फॉर्मेशन दिखेगा। फरो फॉर्मेशन जैसे बच्चों आपने एक सेल ये बनाई हुई थी है ना, और एक सेल ये सेल बनाई हुई थी, यहाँ पर एक न्यूक्लियस बन चुका है, यहाँ एक न्यूक्लियस बन चुका है। अब क्या होगा बच्चों, सेल दबनी शुरू हो जाएगी, बाहर से इस तरीके से मिडिल में दबना शुरू हो जाएगा और दबते 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 इस तरीके से प्रेस होते 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 एक ये सेल निकल करके अलग बनेगी और एक ये सेल बच्चों अलग निकल करके बन जाएगी। यहाँ पे देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ये देखिए यहाँ पर फोरो फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है एट द एंड ऑफ टीलोफेज। आप देखें यहाँ पे फोरो फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है और आगे चल करके ये देखिए बच्चों दो सेल अलग हो गई हैं। तो ये जो फोरो फॉर्मेशन वाली विधि है वो बच्चों केवल और केवल एनिमल में पाई जाती है। एनिमल में इसलिए पाई जाती है क्योंकि एनिमल में बच्चों सेल वॉल नहीं होती। तो जहां पर सेल वॉल होती होगी वहां भी फोरो फॉर्मेशन है, आंसर है नो। वहां पर बच्चों सेल प्लेट फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट लगता है, अभी समझाएंगे। Furrow gradually deepens and ultimately join the center, dividing the cytoplasm into two. फरो बच्चों बढ़ता जाता है और सेंटर को अचीव कर लेता है, आपस में फ्यूज हो जाएंगे और नई सेल का फॉर्मेशन कर देंगे। प्लांट सेल में हाउएवर बच्चों रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल होती है। देयरफॉर ये साइटोकाइनेसिस में जाते समय बच्चों सेल प्लेट का फॉर्मेशन करती है। इन प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल and grows outward to meet the existing lateral walls. Very important concept बच्चों, इसको समझने का प्रयत्न करिए। यही जैसे यहाँ पे बच्चों देखिए आप सेल है, ये भी सेल है, इसमें दो डॉटर न्यूक्लियाई बन चुके हैं इस तरीके से। तो यहाँ फ्रेगमोप्लास्ट नाम की संरचना होती है। फ्रेगमोप्लास्ट स्ट्रक्चर बच्चों सेंटर से अवे की ओर बढ़ना शुरू करता है।
और बढ़ेगा और बढ़ेगा और जा करके ये पेरीफेरी को इस तरीके से बना लेगा। यहाँ पर अब ये जो सेल प्लेट बन चुकी है बच्चों, इस तरीके से ये प्लेट का फॉर्मेशन कर देगा। ये प्लेट जो है आगे चल के रिप्रेजेंट करेगी बच्चों मिडिल लैमेला को, ठीक है। दो सेल के बीच में सीमेंटिंग मटेरियल बन चुका है। अब यहीं पर बच्चों प्राइमरी सेल वॉल, फिर उसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल और उसके अंदर बच्चों टर्शियरी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिन विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर कॉल्ड द सेल प्लेट। जैसा मैंने बताया कि पहले सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा मिडिल लैमेला को। मिडिल लैमेला है वॉल ऑफ बिटवीन टू एडजेसेंट सेल। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्म का जब डिवीजन हो रहा होता है, ऑर्गेनील्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सब के सब बच्चों डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं टू डॉटर सेल में। यहाँ भी इक्वल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ भी इक्वल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ भी जितने प्लास्टिड यहाँ भी उतने ही प्लास्टिड बच्चों। कुछ ऑर्गेनिज्म में देखें तो कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। बच्चों कैरियोकाइनेसिस तो हो गई लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो क्या होगा, तो एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस बच्चों दिखेंगे। इस कंडीशन को कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, जो कि अराइज होती है लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सिंसाइटियम बोलते हैं बच्चों, ठीक है। सिंसाइटियम बोलिए या कहीं पर आपको सिंसिशियल भी देखने को मिल सकता है। सिंसाइटियम में सिंसिशियल का मतलब है बच्चों या सिनोसिटिक भी दिखता है, इसे बोलते हैं बच्चों मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, जैसे कि आपको मिलता है ये लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट में, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने बच्चों खत्म कर लिया। अब ये जो टीलोफेज में सेल टीलोफेज के बाद आपका डिवीजन हुआ है साइटोकाइनेसिस का, ये सेल अगेन बच्चों इंटरफेज में ही जाएंगे, इनको इंटरफेज में जाना है और आगे फिर ये बच्चों तैयारी करेंगे डिवीजन करने के लिए। नाउ वी आर मूविंग टू द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, तो बच्चों याद रखिए आपकी बॉडी में जितनी भी ग्रोथ हो रही है ना, बॉडी ग्रोथ अगर हो रही है कहीं पर तो वो केवल और केवल बच्चों माइटोसिस के कारण ही हो रही है। आपके नेल्स बढ़ रहे हैं, आपके हेयर्स बढ़ रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर भी जो डैमेज सेल हो रही है उनका रिप्लेसमेंट किया जा रहा है, वो भी बच्चों माइटोसिस के कारण ही हो रहा है। और माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं क्योंकि यहाँ क्रोमोसोम नंबर पहले की तुलना में कांस्टेंट रहता है। माइटोसिस एनिमल में केवल डिप्लॉयड सेल में होती है, ऐसा भी हम लोगों ने पढ़ा है। सम लोअर प्लांट में हमने देखा है और कुछ सोशल इंसेक्ट जैसे कि हैप्लॉइड सेल्स। ये सोशल इंसेक्ट की बात किसकी कर रहा है बच्चों, हनी बी की बात कर रहा है। हनी बी में बच्चों जो मेल होते हैं उन्हें बोलते हैं ड्रोन और इनके अंदर क्रोमोसोम होते हैं बच्चों एन, लेकिन इनमें भी बच्चों माइटोसिस होती है, ये आप याद रखिएगा, ये एक्सेप्शन है, ये माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होते हैं। इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड कि सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिवीजन इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म है, इसका बहुत बड़ा योगदान है। आर यू अवेयर ऑफ सम एग्जांपल वेयर यू हैव स्टडीड अबाउट हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड इंसेक्ट। देखिए इंसेक्ट के बारे में पूछा तो मैंने बता दिया। यहाँ पे देखिए बच्चों जो यहाँ पे फीमेल होती हैं वो सबकी सब डिप्लॉइड होती हैं, क्वीन भी डिप्लॉइड होती है, लेकिन जो मेल होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। माइटोसिस यूजुअली इसका रिजल्ट क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल ही बनती हैं। अगर पेरेंट सेल डिप्लॉयड थी तो डॉटर सेल भी डिप्लॉयड होगी। मेल के केस में यहाँ पर इंसेक्ट में अगर ये हैप्लॉइड इंसेक्ट है तो यहाँ पर जो अगला इंसेक्ट बनेगा वो भी बच्चों हैप्लॉइड ही बनेगा विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्पोनेंट। ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये माइटोसिस के कारण ही होती है। सेल ग्रोथ की बात करें तो ये डिस्टर्ब करता है बच्चों, जब सेल ग्रोथ होती है तो ये डिस्टर्ब कर देता है रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। इसके कारण क्या होता है बच्चों, सेल डिवाइड कर जाती है, सेल को डिसीजन लेना पड़ता है कि मेरा न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म का रेशियो खराब हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है, मुझे डिवाइड होना चाहिए। इट देयरफॉर बिकम एसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड द रीस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। इट इज इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाई सेल डिवाइड, तो सेल डिवाइड करती है अपने न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन या रिस्टोर करने के लिए। वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन माइटोसिस का ये है कि ये सेल को रिपेयर करवाती है बच्चों, जहां पर पुरानी सेल डैमेज हो गई हैं उनको नई सेल बनवा देती है, सेल रिपेयर कर देती है। द सेल ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, जैसे हमारी स्किन में देखें बच्चों, ये स्किन हमारी 7 लेयर की बनी हुई है, ठीक है। तो ऊपर की हमारी जो लेयर है बच्चों ये शट ऑफ होती रहती है, मिटती रहती है और नीचे से नई स्किन सेल बच्चों बनती हुई चली आती हैं और ये केवल और केवल पॉसिबल हो पाता है बच्चों माइटोसिस के कारण। सेल ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट,
बच्चों यहाँ भी माइटोसिस का रोल है। ब्लड सेल्स आरबीसी बच्चों 120 डेज में खत्म हो रही हैं, उसके बावजूद आरबीसी का नंबर कांस्टेंट है हमारी बॉडी में, 3 साढ़े 3 लाख के आसपास पाई जाती हैं। तो ये माइटोसिस से ही बच्चों बोन मैरो में बन रही हैं। माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बच्चों देखें, जैसे एपिकल मेरिस्टम, लेटरल कैम्बियम, रिजल्ट इन कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट द देयर लाइफ बच्चों। यहाँ पर आपका देखने में यह आता है कि प्लांट जो थ्रू आउट देयर लाइफ अपनी ग्रोथ कर रहा है बच्चों, यहाँ पर शूट एपिकल मेरिस्टम में ग्रोथ हो रही है, रूट एपिकल मेरिस्टम में हो रही है, और जब एक अच्छी खासी मोटाई ले लेता है स्टेम में तो यहाँ पर बच्चों कैम्बियम की रिंग डेवलप हो जाती है। इस कैम्बियम की रिंग में बच्चों सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है, तो इसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या माइटोसिस के कारण ही होती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस को जान लें अच्छे से। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। हमारा यहाँ पर बच्चों माइटोसिस कंप्लीटली खत्म हो गया। ये लेक्चर था बच्चों पार्ट 2, जिसमें हमने पढ़ा है पूरा एम फेज, और एम फेज में पूरा साइटोकाइनेसिस तक खत्म कर लिया है, सिग्निफिकेंस देख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग मियोसिस को देखेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में।